सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा मेरे साथ हैं। ये संजय जी, ये ईडी डायरेक्टर के मामले में, संजय मिश्रा के मामले में बिल्कुल बेपर्दा भी हुआ क्या सच? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ऐसा संजय मिश्रा के अलावा कोई आपके पास डायरेक्टर लायक व्यक्ति नहीं है। और मैं टिप्पणी भी पढ़ देती हूँ, अदालत ने कहा संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी निभा सके। कोई व्यक्ति इतना जरूरी कैसे हो सकता है? एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, और बाकायदा उसके लिए अध्यादेश भी लाया गया। संजय मिश्रा पद पर बने रहे ईडी डायरेक्टर के। अनम्यूट कीजिए संजय जी प्लीज। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे जवाब को भी आप ही ने दे दिया। बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी करी और इन सब बातों पे दोनों जस्टिसेस ने जो बातें कही वो बातें, और इस सबसे ऊपर एक और बड़ी बात है कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है जो 2023 में बिल पास हुआ था, जिसके तहत सीजीआई को हटा के और वहां पे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा गया ईसी और चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। हाँ, 19/2 जैसा आपने बताया, 19 फरवरी को उसका डेट लगा हुआ है। उस दिन इस चीज पे, और ये सारी चीजें बहुत अहम है। ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ ए वेरी क्रूशियल थिंग, वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज इवन स्टेटेड बाय सम अर्लियर पर्सन हियर, कि एक और अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति होगा, दूसरी ओर विपक्ष का व्यक्ति हो जाएंगे, तो तीसरा कम से कम डिस्कशन करने के लिए 2x1 की जगह तीनों अलग अलग लोगों से आके, और तीनों सीजीआई लॉ के ज्ञाता है, सबसे ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे है भारत की। हाँ। उनसे अच्छा और कौन बता पाएगा? लेकिन संजय जी, बड़ी ज्यादती हो जाती है कि हम सारी शुचिता की उम्मीद और सारी फेयरनेस की उम्मीद हम अब करने लगते हैं। भाई 77 साल तक देश में कोई कानून नहीं था जिसपे हम रिलाय कर सके कि सीईसी चुना जा रहा है निष्पक्षता के साथ। नॉमिनेट कर दिया जाता था, सीईसी चुनकर आ जाते थे। बिल्कुल वाजिब बात है, और उसका एक प्रोसेस था, उसका भी एक प्रोसेस होता था। उसमें भी तमाम जो अधिकारी होते थे उनमें से 5-7 लोगों का, उनका चयन करने से पूर्व उसकी प्रॉस एंड कॉन्स का विश्लेषण होता था। हाँ। और उसी व्यवस्था ने टीएन सेशन जैसे महान, मुझे लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दिए, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके अंदर नहीं, पहले ये भी तो व्यवस्था थी भाई, जब दिल चाहा किसी सरकार का, जब मर्जी आई तब सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया। इसीलिए तो बाद में कानून बना कि कम से कम 2 साल सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, और उसमें जो कमेटी है, जो उसमें तो लॉ में निहित है। इसी, अब जैसे कि ये बात कही कि भाई ये कानून में व्यवस्था इस तरह की क्यों है, ये सही नहीं है और ये निष्पक्ष है, तो भैया ये तो कानून में ही व्यवस्था है ना। ये तो कानून में ही व्यवस्था की गई कि कौन कौन बनेगा पार्ट, और वो स्वीकृत भी है, वो चैलेंज भी नहीं है। ये जो ईसी वाली है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये अभी न्यायपालिका के समक्ष अभी पड़ी हुई है, पेंडिंग है। अच्छा संजय जी, आपका जो अनुभव है, बाकी है अभी, आपके अनुभव के आधार पर 19 फरवरी को जो तारीख है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है वो सारी याचिकाएं जिनमें ऑब्जेक्शंस डाले गए कि भाई सीईसी की नियुक्ति को लेकर जो कानून बना वो ठीक कानून नहीं है, वैध नहीं है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा, जो मुझसे अगर आप पूछें, जो मेरा छोटा सा विवेक से मैं बताने का प्रयास करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है, वही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक डिसीजन के आने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कोई गलती है, जिस गलती को सही करने की आवश्यकता है। देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यही चेक्स एंड बैलेंसेस का सबसे अजीम उदाहरण है मेरे ख्याल से, कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक लॉ पास हुआ और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया और उसने स्वीकार किया उसकी वैलिडिटी, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हो गए थे, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो कानून था वो संसद में पास हुआ था बाकायदा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट करार दे सकता है, या फिर उस तरह का इंटरवीन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट?
या कर सकता क्यों है? नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट उस तरह का इंटरवीन? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कमेटी का गठन है ये जायज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे ये जायज नहीं है, जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पे, तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन भी कर सकती है। और एक बार नहीं, पहले एक आपने एग्जांपल दिया, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, सैकड़ों नहीं होंगे, मतलब एक बड़ी संख्या में है, जो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हुए लॉ में तरमीम के लिए कहा, हटा देने के लिए कहा। लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए? अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे निष्पक्ष होना चाहिए। क्या सवाल हुआ? इसमें कहीं कोई दो मत संशय है नहीं कि निष्पक्ष होना चाहिए, और न सिर्फ होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस देश में लोकतंत्र की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल भोपाल में एक बयान दिया, और वो बयान ऐसा था जिसमें सीबीआई के चीफ की नियुक्ति प्रक्रिया पर, यानी कि जो पैनल सीबीआई डायरेक्टर को बाकायदा सिलेक्ट करता है, वो जो पूरी चयन प्रक्रिया है, उस पर सवाल उठाए। मैं हूबहू बहुत संक्षेप में आपको बता देती हूं क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने कहा कि यह बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी दलील हो सकती है? और जिस वक्त ये नियम बनाया गया वो 1963 की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार सीबीआई का गठन हुआ था 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये नियम बनाया गया तब कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के सामने घुटने टेक दिए। अब इसे बदलने का वक्त है, सोचने का वक्त है, क्योंकि ये बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। मैं सुनाती हूं आपको कल क्या कहा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। How can in a country like ours democracy? और उपराष्ट्रपति दरअसल नेशनल जुडिशियल एकेडमी में ये बात कह रहे थे। अब यानी ये माना जाए कि जो 60 साल से इस देश में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया है, उस पर उपराष्ट्रपति सवाल उठा रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है जहन में कि भाई सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती कैसे? अब एक पैनल बनता है, कमेटी होती है जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें विपक्ष का नेता है, और अलावा इसके सीजेआई भी उस कमेटी के सदस्य हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये तीनों बाकायदा, इन तीनों की सहमति से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, और ये 1963 से लगातार चला आ रहा है। अब क्या ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हम 60 साल से देख रहे हैं? और बयान दरअसल ऐसे वक्त में आया है, इसे भी डिकोड करना और समझना बड़ा जरूरी है, जब इस देश में पहले से एक बहस है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को कहा, 2 मार्च 2023 को, कि सीईसी की नियुक्ति, जिसके लिए कोई कानून देश में नहीं था 77 साल से, कि कैसे इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। 2 मार्च को 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया कि सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और सीजेआई होंगे। ठीक 9 महीने बाद सरकार एक बिल ले आई, विधेयक ले आई संसद में, और उस विधेयक में बाकायदा रूल और रेगुलेशन तय कर दिए गए कि सीईसी की नियुक्ति जो पैनल करेगा उसमें सीजेआई नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। होगा कौन कौन? देश के प्रधानमंत्री होंगे, वो नॉमिनेट करेंगे किसी कैबिनेट मंत्री को, और एक विपक्ष का नेता होगा। अब इस पर बड़े सवाल भी उठे, और अभी 19 फरवरी को, कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस कानून की वैधता पर सुनवाई भी करेगा कि कानून कितना वैध है। राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठाते दिखे अभी कुछ दिन पहले संसद में, कि सीजेआई को कमेटी से हटा दिया गया। यह सवाल प्रधानमंत्री से है कि उन्होंने कमेटी से सीजेआई को क्यों हटाया, और उस मीटिंग का जिक्र करते दिखे राहुल गांधी, क्योंकि 17 तारीख को, परसों, बाकायदा अगले सीईसी की नियुक्ति होनी है। 18 तारीख को राजीव कुमार, जो मौजूदा सीईसी हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। 17 तारीख को इस कमेटी को बैठना है।
उस वक्त में राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में मैं उस मीटिंग में जाने वाला हूं, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे और मैं रहूंगा। ये 2:1 है, तो फिर मैं उस मीटिंग में जा क्यों रहा हूं? मैं उस मीटिंग में मोदी जी और अमित शाह जी के फैसले को सत्यापित करने के लिए मौजूद रहूंगा क्या? अगर सीजेआई होते तो वहां डिस्कशन हो सकता था। अब क्या सीजेआई का होना इन स्वायत्त संस्थाओं को निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर बनाता है या फिर अनडेमोक्रेटिक बनाता है? यह बड़ा सवाल पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा और ये ऐसे वक्त में जब जितनी भी इस तरह की स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो सीवीसी हो, सीआईसी हो, ऑलरेडी सीईसी की बात मैं कर ही चुकी हूं, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल भी उठा दिया है, तलवार भी लटका दी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। वो लोकपाल जिसमें एक निष्पक्ष कमेटी होनी थी, उसका गठन ही आज तक नहीं हुआ। तो ये बड़ा सवाल ऐसे वक्त में हो जाता है क्या? और क्या ये, हालांकि ये कहना थोड़ा सा प्रियम्प्ट करना होगा, लेकिन फिर भी क्या इस बयान के बाद ये शंकाएं और गहरी होंगी क्या कि अब अगली बारी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया को बदले जाने की है? और आप जानते हैं कि इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में कोई भी अपराध हो, छोटा अपराध हो, बड़ा अपराध हो, एक बाकायदा एक ट्रस्ट फैक्टर है कि जांच कौन करेगा? सीबीआई से जांच करा लो। एक निष्पक्ष संस्था के तौर पर साख है सीबीआई की। अब ऐसे में कहां पहुंचेगी ये डिबेट और कैसे इसके साइड इफेक्ट्स आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में नजर आएंगे? राहुल गांधी क्या कह रहे थे वो सुनाती। Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, अब ये पहली नजर में राहुल गांधी जो कह रहे हैं बड़ा जेन्युइन लग सकता है, बड़ा निष्पक्ष लग सकता है, लेकिन सत्य ये भी है कि 77 सालों में देश में कोई कानून ही नहीं था कि सीईसी की नियुक्ति कैसे होगी। सारी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट कर देते थे, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते थे। ऐसे देश का सीईसी चुने जाते थे। लेकिन अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। सरकार का संस्थाओं पर कब्जा, विपक्ष का ये डर क्यों उपजा? और उपराष्ट्रपति ने छेड़ी नई बहस, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजेआई क्यों? और आज पैनल में कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक बेहद एस्टीम्ड पैनल मेरे साथ है। परिचय आपसे कराती हूं। मेरे साथ जस्टिस सुधीर सक्सेना है, रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। एक और जस्टिस मेरे साथ हैं, जस्टिस जकीउल्लाह खान, रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। अलावा इसके सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा मेरे साथ हैं। एक और सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ओनली, आरके सिंह, इधर स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश भी इस डिबेट में आज मौजूद हैं। जस्टिस जकीउल्लाह खान से शुरुआत करती हूं। सर, ये जो अनडेमोक्रेटिक बताया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से पूरे प्रोसेस को, कि जैसे सीबीआई डायरेक्टर हम चुनते आए, वो पूरी प्रक्रिया अनडेमोक्रेटिक है एंड वी शुड नॉट टॉलरेट इट, वी शुड नॉट बो डाउन, ये कितना जायज बयान है? मेरी समझ में है कि अनम्यूट करना पड़ेगा सर, जो प्लीज बयान है अनम्यूट इनका, वो हाँ, जो इनका जो बयान हिज एक्सीलेंसी जगदीप धनखड़ वट एवर ही सेड इज नॉट परफेक्टली वैलिड, ऑल्दो एज पर लॉ देयर इज ए प्रोविजन एंड एज पर चीफ इलेक्शन कमीशन द 324 देयर इज ए प्रोविजन दैट, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसमें गवर्नमेंट को चेक किया जाए, पार्लियामेंट बाय लॉ बनाते। लेकिन ऐसा क्यों है
क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस के प्रोविजन हमारे यहाँ फाउंडिंग फादर्स के टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं कि अगर ऐसा नहीं भी है, बहुत से ऐसे क्लास हुए कि जिसमें अगर रिमांड किया जाए पॉलिटिकल इलेक्शन या वो किया जाए तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन उसका प्रोविजन है नेचुरल जस्टिस से। और नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जब तक प्रिवेल नहीं होगा तो कंट्री में कानून की कोई वैल्यू नहीं और एक दूसरे के लोग ऊपर लगे रहेंगे और जो डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट है वो हिटलरियन टाइप की गवर्नमेंट लग जाएगी। इसलिए चेक एंड बैलेंसेस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए और ये बात का उसका संज्ञान लेते हुए कि जबकि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है लेकिन ट्रेडिशंस और वो है, इसीलिए आप देखिए कि चेक इलेक्शन कमीशन हालांकि इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन इसमें 226 में हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दिया गया है कि अगर कोई मेलाफाइड या कोई एक्शन होता है तो उसमें इंटरफेयर करे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरह ट्रीट किया जाता है 136 कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुपरिटेंडेंट का पूरा अख्तियार है कि कभी भी इसमें अगर कोई गलती हो तो उसको दुरुस्त करे। और अगर गलती होती है, और आमतौर पर हुआ ऐसा, शुरू में जो टीएन सेशन थे उन्होंने उनके टाइम में एक इलेक्शन कमीशन होता था, गवर्नमेंट ने उनसे ही वॉज नॉट सुटेबल टू गवर्नमेंट तो उन्होंने गवर्नमेंट ने 2 इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट कर दिए, उससे उन्होंने झुंझला के एक रिट पिटीशन फाइल की। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे जुडिशरी है वो इतना पायस है कि आप देखिए कि उस पिटीशन को खारिज किया और उसमें ये जो प्रिंसिपल था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइमस इंटर पेरेस यानी दैट्स लाइक मून अमंग स्टार्स, ये खत्म करके उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल बिकॉज एवरी इलेक्शन कमीशन इज इक्वल सब्जेक्ट टू द, बस थोड़ा सा इतना रखा कि उनकी जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग है और अलग और कमिश्नर्स हैं उनकी अलग है पावर। इसलिए सीबीआई डायरेक्टर केस, अगर मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी आपसे चाहूं, स्पेशली इन सीबीआई डायरेक्टर केस, अगर सीजीआई इस पैनल में होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल में बैठते हैं और वो भाई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है क्या? क्योंकि प्रिसाइजली जगदीप धनखड़ सवाल ही नहीं अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, बल्कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही है कि उनको शामिल करना, क्योंकि एक ही आदमी है जो पूरे इंडिया में जिसको के चेक एंड बैलेंस का पावर है और जो देखता है कि सीबीआई कैसे काम कर सकती है और सीबीआई काम करता है और जो स्क्रूटनी करता है और जो उसका फैसला देता है और जो समझता है, जो वे करता है, जिसको वेइंग की पावर है, जिसको पावर है देखने की, जिसको पावर है इवेल्युएट करने की, उसी को आप कह रहे हैं अनडेमोक्रेटिक है। हाउ कैन बी पॉसिबल? अगर नहीं भी प्रोविजन दिया हुआ है किसी इसका तो कॉमन कॉन्शियस से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से हर हालत में चीफ जस्टिस का रहना वहां बहुत ही जरूरी है। तो यानी कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई है वो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, जरूरी है चेक एंड बैलेंस के लिहाज से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, किसी भी एंगल से कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक है कि उनको शामिल किया जाए, क्योंकि ही इज द पर्सन हु कैन चेक, हु कैन स्क्रूटनाइज द मैटर। और कोई आदमी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो सीबीआई के डायरेक्टर को क्या क्रिटिसाइज कर सके और उसके एवेल्युएट कर सके उसके काम को। अकेला चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, जिनको पावर है। लेकिन एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है सवाल ही नहीं होता है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना, और वो भी संविधान द्वारा ही दिया गया है कि कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं, विधायिका की अपनी शक्तियां और न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं और कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरवीन नहीं कर सकता। वही मैं बता रहा हूं, ये सही है, ये दिया हुआ है वो सही है, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस की पावर दी गई है हाईकोर्ट को भी अंडर आर्टिकल 226 में सुपरिटेंडेंस की, और उसको ये दिया हुआ है कि अगर कोई मेलाफाइड या कोई ऐसा एक्शन होता है तो उसको आप इंटरफेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 135 में ये ट्रिब्यूनल की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के माफिक है इन लोगों का अपॉइंटमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का इंटरफेयर उसको करके उसको देखना, उसकी वर्किंग देखना और उसमें इंटरफेयर करना और उसमें ये देखना कि ये अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस चल रहे हैं। इसलिए उनका होना और उनकी टिप्पणी बहुत ही वाजिब है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है, किसी भी हालत में उसको अनडेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। तो क्या ये जो सीईसी की नियुक्ति, तो क्या एक और सवाल ये भी है, यानी कि फिर जो सीईसी की नियुक्ति जिसमें बाकायदा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन पैनल में होने चाहिए, सरकार उस पर कानून ले आई और सीजेआई को बाहर करके, जिसमें प्रधानमंत्री रह गए, लोकसभा में एक कैबिनेट मंत्री जिनको नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री ने वो हो गए, और लोकसभा में विपक्ष के नेता रह गए। ये जो प्रक्रिया तय की सरकार ने कानून बनाकर, ये फिर अनडेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है? ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। और इसमें सुपरिंटेंडेंस का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136(1) के अंदर इसमें इंटरफेयर कर सकती है और देख सकती है कि ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पहले नहीं होता था, बाद में नहीं होता था। अगर कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर की है गवर्नमेंट को करने के लिए, तो गवर्नमेंट को अनफेटर्ड पावर नहीं है, वो भी चेक एंड बैलेंस की पावर है, वो भी चेक एंड बैलेंस की है। तो जस्टिस सुधीर, कर ले, ठीक है सर लौट रही हूं। जस्टिस सुधीर, ये सारी स्वायत्त संस्थाएं न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखे भी, ऐसी कोई व्यवस्था सीईसी के जरिए जो कानून बनाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई गई, वो निष्पक्ष दिखती है क्या? या 2:1 का जो रेशो कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जायज बात कह रहे हैं? देखिए, जब भी मेरा ख्याल है कि शायद आपका सवाल यह है कि जो धनखड़ साहब का जो स्टेटमेंट आया है, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, शायद यही आपका सवाल, यही पृष्ठभूमि है। दूसरा सवाल ये पूछ रही हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सरकार कानून ले आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था बाकायदा संविधान पीठ ने कि सीजेआई के शामिल रहने की जो व्यवस्था है तब तक है जब तक सरकार एक्ट नहीं बना देती। सरकार ने एक्ट बना दिया जिसमें एक कैबिनेट मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है और एक विपक्ष के नेता है। ये क्या व्यवस्था निष्पक्ष दिखती है क्या? देखिए, जब भी कहीं जुडिशरी के इंक्लूसिवनेस की बात आएगी, कहीं भी जज का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो एक हद तक ये माना जाता है कि काम निष्पक्ष तरीके से होगा और लोगों को जुडिशरी में फेथ है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मैं करता हूं, जैसे आपने सीधे यही बात की है कि पहली बात तो कमेंट मुझे लगता है कि अनटाइमली है, क्योंकि 19 तारीख से उस केस की हियरिंग है। हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि केस की हियरिंग प्रोवाइड करने के लिए उससे पहले स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो शायद ये स्टेटमेंट में लगता है कि 19 तारीख की हियरिंग को कहीं न कहीं जरूर इफेक्ट करेगा। लेकिन मैं इसमें नहीं आता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी एक संवैधानिक पद पर सुशोभित हैं, वकील हैं, मुखर हैं, अच्छा बोलते हैं, तो मैं इसमें नहीं आता। लेकिन आप ये सोचिए कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आएगी, एक पक्ष उसमें प्रधानमंत्री हैं, एक उनके नॉमिनेटेड मिनिस्टर हैं, दोनों पॉलिटिकल पर्सन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के, उधर से लीडर ऑपोजिशन है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। इलेक्शन में जो गवर्नेंस जो जीत के आएंगे वो लोग पूरे 40 करोड़ लोगों को गवर्न करेंगे। तो इसमें दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई इंडिपेंडेंट आर्बिटर कौन है इसमें? एब्सोल्युटली। माने एक सिचुएशन आ सकती है जहां पर के कहीं पूरे इंडियन पॉपुलेशन को ये लोग मतलब हाईजैक कर लें। तो आज ये नहीं है पोजीशन, ठीक है, आज दोनों एक दूसरे, लेकिन इसलिए सीजेआई को रखने के रीजंस दिए गए थे। ये ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बर्नवाल केस में कहा कि सीजेआई को कानून बनाया जाए तब तक सीजेआई रखे जाएं, लेकिन उन्होंने सीजेआई को रखने के पक्ष में बहुत सारे रीजंस दिए हैं। इंडिपेंडेंट आर्बिटर है, ही कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। लुक, ये आदमी कम इंडिपेंडेंट लगता है क्योंकि उसने वहां ये काम किए थे, मतलब पॉइंट आउट, मतलब दोनों के बीच में यानी कि सीजेआई अगर इस पैनल में होते तो ये पैनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और पूरा इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर दिखता भी और होता भी, मैं बता रहा हूं। देखिए, आप में इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन आप देख रहे कितने आरोप इन पर लग रहे हैं। मैं ही नहीं कहता आरोप सही गलत है, लेकिन आरोप लगना अपना बड़ी बात है और हर पार्टी आरोप लगा रही है। तो ऐसे में इनके होने से निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है संस्थाओं पर। आज संविधान संस्थाओं का में इरोजन हो रहा है विश्वास में, उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि समस्त संविधान इस वक्त जो है मतलब कहीं न कहीं कोई संकट फेस कर रही हैं। तो ऐसे में सीजेआई के होने से ये लोगों के अप्रीहेंशंस दूर हो जाते हैं, दे वुड हैव एलिवेटेड दीज अप्रीहेंशंस, और शायद लोगों में विश्वास करता है कि नहीं, संविधान संस्था है और अच्छा काम करेगी, चुनाव निष्पक्ष होंगे और हमें निष्पक्ष सरकार मिलेगी जैसे हम चुनाव। तो सर अनडेमोक्रेटिक तो नहीं है ना, ये भी थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। अनडेमोक्रेटिक तो नहीं है सीजेआई का ऐसे किसी पैनल में होना? वो कह रहे हैं कि भाई उपराष्ट्रपति कि हम शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों के सिलेक्शन में कैसे सीजेआई को शामिल कर सकते हैं?
नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, ये लोगों को गवर्न करेगी, लोगों का इलेक्शन करेगी, तो इसमें फेथ होना, ट्रस्ट लोगों का होना बहुत जरूरी है। ये वो संस्था है, ये कोई शेपिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं है। ये मतलब जैसे सीएजी का अपॉइंटमेंट, मैं उसमें भी कहता हूं उसमें होना चाहिए। सीएजी का जो अपॉइंटमेंट आम जनता को गवर्न करते हैं, उनमें कहीं न कहीं एक इंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि निष्पक्षता के बारे में लोगों के विश्वास जागृत हो। और शायद यही कॉन्ट्रैक्ट जोसेफ होना चाहिए ताकि विश्वास बहाली हो। और संजय, ये जिससे लोगों का विश्वास जागृत हो, विश्वास जगे। संजय जी, ये ईडी डायरेक्टर के मामले में, संजय मिश्रा के मामले में बिल्कुल बेपर्दा भी हुआ क्या सच? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ऐसा संजय मिश्रा के अलावा कोई आपके पास डायरेक्टर लायक व्यक्ति नहीं है। और मैं टिप्पणी भी पढ़ देती हूँ, अदालत ने कहा संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी निभा सके। कोई व्यक्ति इतना जरूरी कैसे हो सकता है? एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, और बाकायदा उसके लिए अध्यादेश भी लाया गया। संजय मिश्रा पद पर बने रहे ईडी डायरेक्टर के। अनम्यूट कीजिए संजय जी प्लीज। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे जवाब को भी आप ही ने दे दिया। बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी करी, और इन सब बातों पे दोनों जस्टिसेस ने जो बातें कही वो बातें, और इस सबसे ऊपर एक और बड़ी बात है कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है जो 2023 में बिल पास हुआ था, जिसके तहत सीजीआई को हटा के और वहां पे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा गया ईसी और चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। 19/2 जैसा आपने बताया, 19 फरवरी को उसका डेट लगा हुआ है। उस दिन इस चीज पे, और ये सारी चीजें बहुत अहम हैं। ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ ए वेरी क्रूशियल थिंग, वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज इवन स्टेटेड बाय सम अर्लियर पर्सन हियर, कि एक और अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति होगा, दूसरी ओर विपक्ष का व्यक्ति हो जाएंगे, तो तीसरा कम से कम डिस्कशन करने के लिए 2x1 की जगह तीनों अलग अलग लोगों से आके, और तीनों सीजीआई लॉ के ज्ञाता है, सबसे ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे है भारत की। उनसे अच्छा और कौन बता पाएगा? लेकिन संजय जी, बड़ी ज्यादती हो जाती है कि हम सारी शुचिता की उम्मीद और सारी फेयरनेस की उम्मीद हम अब करने लगते हैं। भाई 77 साल तक देश में कोई कानून नहीं था जिस पे हम रिलाय कर सके कि सीईसी चुना जा रहा है निष्पक्षता के साथ। नॉमिनेट कर दिया जाता था, सीईसी चुनकर आ जाते थे। बिल्कुल वाजिब बात है, और उसका एक प्रोसेस था, उसका भी एक प्रोसेस होता था। उसमें भी तमाम जो अधिकारी होते थे, उनमें से 5-7 लोगों का, उनका चयन करने से पूर्व उसकी प्रॉस एंड कॉन्स का विश्लेषण होता था। और उसी व्यवस्था ने टीएन सेशन जैसे महान, मुझे लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दिए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए उसके अंदर नहीं, पहले ये भी तो व्यवस्था थी भाई, जब दिल चाहा किसी सरकार का, जब मर्जी आई तब सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया। इसीलिए तो बाद में कानून बना कि कम से कम 2 साल सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, और उसमें जो कमेटी है, जो उसमें तो लॉ में निहित है। इसी, अब जैसे कि ये बात कही कि भाई ये कानून में व्यवस्था इस तरह की क्यों है, ये सही नहीं है और ये निष्पक्ष है, तो भैया ये तो कानून में ही व्यवस्था है ना। ये तो कानून में ही व्यवस्था की गई कि कौन कौन बनेगा पार्ट, और वो स्वीकृत भी है, वो चैलेंज भी नहीं है। ये जो ईसी वाली है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये अभी न्यायपालिका के समक्ष अभी पड़ी हुई है, पेंडिंग है। अच्छा संजय जी, आपका जो अनुभव है, बाकी है अभी, आपके अनुभव के आधार पर 19 फरवरी को जो तारीख है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है वो सारी याचिकाएं जिनमें ऑब्जेक्शंस डाले गए कि भाई सीईसी की नियुक्ति को लेकर जो कानून बना वो ठीक कानून नहीं है, वैध नहीं है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा, जो मुझसे अगर आप पूछें, जो मेरा छोटा सा विवेक से मैं बताने का प्रयास करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है, वही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक डिसीजन के आने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कोई गलती है जिस गलती को सही करने की आवश्यकता है। देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यही चेक्स एंड बैलेंसेस का सबसे अजीम उदाहरण है मेरे ख्याल से, कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक लॉ पास हुआ और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया,
और उसने स्वीकार किया उसकी वैलिडिटी, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हो गए थे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो कानून था वो संसद में पास हुआ था बाकायदा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट करार दे सकता है, या फिर उस तरह का इंटरवीन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, या कर सकती? क्यों नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट उस तरह का इंटरवीन? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कमेटी का गठन है ये जायज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे ये जायज नहीं है, जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पे, तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन भी कर सकती है। और एक बार नहीं, पहले एक आपने एग्जांपल दिया, सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, सैकड़ों नहीं होंगे, मतलब एक बड़ी संख्या में है, जो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हुए लॉ में तरमीम के लिए कहा, हटा देने के लिए कहा। लेकिन क्या ये चलता आया है भाई? फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री एंड फेयर सारी ऑटोनॉमस बॉडीज हो, ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाती है कि सारी सरकारों का प्रयास यही रहा कि सब अपने कब्जे में हो, सब अपने नियंत्रण में हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था सीबीआई को केस डिपार्ट, और ये तो 2013 में कहा था जब ये सरकार भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो भी सरकारें अभी तक आई हैं वो, और बीच में अगर मैं थोड़ा डेविएट करना चाहूं, ये सारी दिक्कत जो है वो सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे, ईडी के चीफ के अपॉइंटमेंट पे क्यों होती है? ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनको अपने कब्जे में रखना जरूरी है। ये क्रूड फैक्ट है, एवरीबडी नोज। हम डिनाई कर सकते हैं, हम मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन कमिंग टू ए लार्जर पॉइंट, आई बेग टू डिफर। जितने भी लोगों ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने जो कहा उसका इंटरप्रिटेशन या उसका मतलब, मुझे लगता है कि उन्होंने एक थॉट प्रोवोकिंग बात कही है, और उसको इस लिहाज से देखना चाहिए कि वो कहां बोल रहे थे। वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी में बोल रहे थे। तो आइडियली स्पीकिंग जो उन्होंने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का रोल क्यों होना चाहिए? सरकारों का रोल होना चाहिए, सरकारें अपॉइंट करें, यह होना चाहिए। लेकिन सरकारें कैसे, चुनी हुई सरकारों का यह काम है, लेकिन सरकारें अपॉइंट करें तो सरकारें फ्री और फेयर तरीके से करें। क्या वो फ्री और फेयर तरीके से होता है? चूंकि ये नहीं होता, और चूंकि सरकारों पे आम जनता का विश्वास कम हो गया, घटता गया, इरोजन बढ़ता गया, तो आम जनता का भी विश्वास कम हुआ, जुडिशरी का भी विश्वास कम हुआ। और एक क्रूड फैक्ट ये भी है कि कोई जुडिशरी होलियर देन दाऊ है क्या? बहुत लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत समय से चर्चा है कोलिजियम सिस्टम क्यों होना चाहिए भाई। आप खुद ही अपने आप को अपॉइंट करते हो और फिर आप होलियर देन दाऊ बनते हो। ये बहुत लोगों का कहना है। ये इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है। लेकिन सरकारें डॉक में इसलिए होती हैं क्योंकि उन पे लोगों का विश्वास कम हो गया। जब वो खुद से अपने चंदे का हिसाब नहीं देंगी तो सुप्रीम कोर्ट के को बीच में आना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि बैंक्स ये बताएं कि किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया। और ये इंटरवेंशन दरअसल मजबूरी का इंटरवेंशन है क्या? ये विलिंग इंटरवेंशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का भी, ये मजबूरी का इंटरवेंशन है कि भाई पानी सर से अगर इतना हद से बढ़ गया, सर से ऊपर ये रिफ्लेक्टिव है। जो मैं कह रहा था, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। नहीं तो काम तो उन्हीं का है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं धनखड़ साहब, काम उन्हीं का है। लेकिन नैतिक तौर पे जो पतन हुआ है उसकी वजह से वो जुडिशरी को भी इससे दूर नहीं रख सकते, हटने के लिए भी नहीं कह सकते। अब सरकारें बात करती हैं कि भाई हम कर लेंगे अपॉइंटमेंट, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक उनके द्वारा नॉमिनेटेड
कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और एक एलओपी होंगे। हाँ। ऑन द फेस ऑफ इट ये कहने में, जब राहुल गांधी को आप सुनिए तो ठीक लगता है कि भाई दो लोग मिल जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, फिर तो ये फार्स है। लेकिन जब वो ये कहते हैं तो कुछ हद तक ये इसलिए सही लगता है कि मेरे पास एक चिट्ठी है 2012 की, आडवाणी जी की चिट्ठी है, आडवाणी ने लिखी थी। हाँ। मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू ऑन एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ ऑल दोज इन इंडिया हु विश टू सी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस सिस्टम। और लास्ट में कहा, it is in this context I would like to strongly urge to you that the new member to the election commission to be appointed by a board based collegium comprising Prime Minister Chairman, Chief Justice of India member, member of Minister of Law and Justice member, LOP Lok Sabha member, LOP राज्य सभा member। और आगे वो लिखते हैं कि ऐसी ही कोई प्रैक्टिस जो है वो सीएजी के अपॉइंटमेंट में भी शुरू करना चाहिए। नहीं, लेकिन सुकेश, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ सरकारों के बदलने के साथ लालकृष्ण आडवाणी जब विपक्ष में थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये चिट्ठी लिख रहे थे और इस लीक से सरकार खुद ही हट गई क्या? और सीसी की नियुक्ति में बाकायदा 2:1 हो गया और अब ये क्या लीक जाती हुई दिख रही है सीबीआई डायरेक्टर तक भी। सिर्फ ये अगर सरकार, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि सरकार का सिर्फ एक म्यूट एजेंडा हो जो जगदीप धनखड़ एक तरीके से पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हो। नहीं, ये सरकार हट गई ऐसा नहीं है। हाँ। सरकारें हट जाती हैं जब वो विपक्ष में होते हैं तो गवर्नेंस का उनका जो मापदंड होता है कुछ और होता है, जब वो सरकार में आते हैं तो वो कुछ और हो जाता है। ये जो चेयरमैन थे उस समय, आडवाणी जी पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन थे, लोकसभा राज्यसभा के जो उनके मेंबर्स थे उन सबके चीफ थे जब ये अपोजिशन में रहते हुए ये लिखते हैं। लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो सीईसी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अभी उस पर चर्चा नहीं हुई। 77 लेकिन साल क्या में कानून बनाया और 77 साल बाद भी जो कानून बनाया उस कमेटी को निष्पक्ष दिखना था। लेकिन आरके सिंह, क्या ये अब सीबीआई डायरेक्टर तक भी लीक पहुंचती हुई दिख रही है क्या? क्या एक इकलौती ऐसी स्वायत्त संस्था जो फ्री एंड फेयर दिखती है, होती कितनी है तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था, लेकिन दिखती है फ्री एंड फेयर क्योंकि उसमें सीजेआई बाकायदा पैनलिस्ट के तौर पर शामिल है, वहां तक पहुंचता है क्या? अब ये इरोजन जिसको कहा जा रहा है। सर्टेनली गरिमा, बहुत लोडेड बयान है इनका। हाँ। बयान तो बहुत, अगर उनके पूरे बयान को पढ़ा जाए तो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू ज्यादा है और लिटरेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन उस लिटरेचर के अंदर उनका एक बयान का पार्ट है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं, कोट, अ कंसर्ट ऑफ क्योस वाज नेवर इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional consultation without institutional coordination is mere constitutional tokenism। तो जब इस बात को वो कहते हैं तो एक क्योस की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की की तरफ हम जा रहे हैं अगर सीजेआई होंगे उस पैनल। आप सोचिए, बहुत बड़ा बात है ये, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सीजेआई इस टाइप के किसी भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस के पार्ट हैं तो ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस हो रहा है। तो आप सीजीआई के कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी पे प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी तब जब खुद आप सुप्रीम कोर्ट के आप खुद लॉयर रहे हैं। हाँ। आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, एक गरिमामयी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वैसे टाइम में आप एक सीजीआई के ऊपर, कोई भी हो सकता है वो, आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो आर यू ट्राइंग टू क्रिएट मिसचिव और मिसट्रस्ट फॉर अ बॉडी which carries on the weight of millions of people of the subcontinent। क्या ये एक रास्ता बनाने की भी कोशिश है क्या? Exactly, यही हो रहा है। एक रास्ता बनाने की कोशिश है कि भाई सीईसी तो हो गया, अब सीबीआई डायरेक्टर जो इकलौती एक स्वायत्त संस्था है जहां पर सीजीआई है, आप एक तीर से दो तीर शिकार करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं धनखड़ साहब की बात कर रहा हूं। वो एक तीर से दो तीन शिकार करना चाह रहे हैं। कायदे से उनकी तकलीफ जो है, बहुत बड़ी तकलीफ जो है, मैं समझ सकता हूं। सरकारों की बड़ी तकलीफ ईडी और सीबीआई को लेकर के है। आपने देखा होगा कि पिछले विगत एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पील ऑफ कर दिया पीएमएल एक्ट को। हाँ। बिल्कुल परत दर परत उखाड़ के फेंक दिया, टू एन एक्सटेंट कि जस्टिस ओक परसों उन्होंने कह दिया कि प्रोविजंस ऑफ पीएमएल एक्ट इज बीइंग यूज्ड लाइक अ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में 498 ए केस की तरह। तो आप समझ लीजिए कि इनका पूरा मसौदा ये था कि किसी तरीके से हम इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इतना इंसुलेट कर दें, प्रो गवर्नमेंट कर दें कि मनमाने तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट करते रहें
और जिसको कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि नहीं और ये होता भी रहता क्या आरके सिंह, अगर ईडी के डायरेक्टर जिनको 2 साल के लिए चुना जाना था 3 बार 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा अवैध है, कानूनन गलत है, तब जाकर संजय मिश्रा की विदाई हो पाई ईडी के डायरेक्टर के पद से। क्या सुरखाब के पर लगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संजय मिश्रा में। ये सरकार के लिए बहुत ना ब्रेजन शेम का एक विषय था कि जब सुप्रीम कोर्ट को इस टाइप का बयान ऑब्जर्वेशन देना पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट नेवर फील वेरी कंफर्टेबल रेड फ्लैगिंग द गवर्नमेंट, ये काम उनका नहीं है, लेकिन उनको मजबूरी में इंटरफेयर करना पड़ता है। और सिचुएशन जो 2090 के बाद से, मतलब 1990 के बाद से अभी तक की जो डेवलप की है, उस सिचुएशन में सीजीआई को इन तीनों बॉडीज के अपॉइंटमेंट का पार्ट होना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का पार्ट नहीं था। ये सरकारों का ये गलत दुरुपयोग जब इस संस्थाओं का शुरू हुआ तो अल्टीमेटली सीजीआई को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। और अगर सीजीआई इंटरवीन कर रहे हैं तो उसकी न्यूट्रलिटी बच रही है। एक लोगों का कॉन्फिडेंस है भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे, और वो कॉन्फिडेंस को वो रिफ्लेक्ट करते हैं वहां पे। ही रिफ्लेक्ट्स दैट सेंटिमेंट एंड फेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन दैट अपॉइंटमेंट प्रोसेस। यू जस्ट कैनॉट ब्रेजिंगली स्विप असाइड नहीं कर सकते साहब कि उनके आ जाने से क्योस की स्थिति हो जाएगी तो हम उनको नहीं मान रहे हैं, वो इंक्रोच अपॉन कर रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, स्पेशली व्हेन द मैटर इज कमिंग ऑन 19th। इससे बचना चाहिए था उनको। हाँ, ये 19 तारीख बड़ी क्रूशियल हो जाती है। जस्टिस एक बीच में सिर्फ जोड़ देता हूं। जब 2023 का जजमेंट आया, ये उन्होंने चर्चा की है सीबीआई डायरेक्टर के पोजीशन पे जो भाषण दिया है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीईसी का अपॉइंटमेंट होना है। उसी पे बात कह रहा हूं मैं कि 2023 में जब ये जजमेंट आया तो जजमेंट में कहा गया मेजॉरिटेरियन फोर्सेस मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड। उसमें कहा गया अब्यूज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस वे टू ग्रेव ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे ऐसे कोट्स थे उसमें कि मेजॉरिटेरियन जो फोर्सेस है मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड। अब 2023 में तो ये हुआ जब सरकार ने एक्ट बना दिया और उस एक्ट के तहत सीईसी की नियुक्ति अब होनी है। हाँ। और जब उसको चैलेंज किया गया है, 19th को कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे। प्रशांत भूषण जो एडीआर की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि चूंकि अपॉइंटमेंट 18th को रिटायर कर रहे हैं तो जल्दी सुन लीजिए। ये 12 तारीख की सुनवाई थी। भाई इतना फ्री एंड फेयर सिस्टम को रखना है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है तो आपको इंटरवीन करना चाहिए था विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट। 17th को 18th को रिटायर हो रहे हैं, 17th को ये तय हो जाएगा और 19th को डेट है। तो एक तरफ जजमेंट में आप ये कहते हो और जब करने की बारी आती है तो ये करते हो। अच्छा, यहाँ इसलिए मैंने कहा कि होलियर देन दाऊ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। ये फिर लेकिन थोड़ा सा जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, ये क्या अगर बाकायदा सीईसी की वैधता पर जो कानून बना उसकी वैधता पर सुनवाई हो ही रही है, हियरिंग हो रही है, तो क्या ये प्रीएम्प्ट किया जा सकता था? क्या ये प्रीपोन हो सकती थी क्या तारीख? ऐसा है कि हाँ बिल्कुल तारीख प्रीपोन हो सकती थी। गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने एक्शन को जस्टिफाई करना चाहिए, अपने एक्शन को वन पार्टी नहीं करना चाहिए और पार्टीजन एक्शन नहीं लेना चाहिए और इम्पार्शियल एक्ट ऐसा करना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम्स टू हैव बीन डन। तो कोर्ट के लिए तो कहा जाता है, लेकिन ये बात सबके लिए लागू होती है। पार्लियामेंट भी, जो पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि वो एनेक्टमेंट करे, कानून बनाए और कानून बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे कानून ऐसे बना दें कि कल से साहब जितने आदमी हैं उनको औरत कहा जाएगा, औरतें हैं जिनको आदमी कहा जाएगा। तो ये आप बना तो सकते हैं, लेकिन ये कहां तक सही है और कहां तक इसका कौन इसको फॉलो करेगा? नहीं सर, अच्छा ये लेकिन सर मैं एक बार और बात, क्योंकि अभी सुकेश ने जो बात कही वो ये कह रहे हैं कि भाई 17 तारीख को पैनल बैठेगा सीईसी की नियुक्ति के लिए, 18 को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, 19 को कोर्ट ने सुनवाई रखी है। क्या ये तारीख प्रीपोन हो सकती थी क्या? और अगर सरकार ने, क्योंकि एक्ट बनाने की जिम्मेदारी जो है वो संसद की है, पार्लियामेंट की है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पर जिम्मेदारी डाली, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, उन्होंने अपना तय कर दिया कमेटी में कौन कौन होंगे, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो सकता है क्या?
हाँ, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन घोषित होता है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस और रूल ऑफ लॉ एक ऐसी चीज है, इसके बिना कहीं से कहीं तक आप चला नहीं सकते देश को। और देश चलाने के लिए सबसे बड़ा जरूरी यह है कि आप जब तक वो प्रोविजन नहीं लाएंगे और कैसे चल सकता है देश। और देश चलाने के लिए ये जरूरी है कि आपको अपना जस्टिफिकेशन, अपना स्टैट्यूट और अपना सब कुछ एक लाइन में रखना चाहिए। ये नहीं कि आप एक जगह कुछ कह रहे हैं, दूसरी जगह कुछ कह रहे हैं, और जब आप अपोजिशन में थे तब कुछ कह रहे थे, जब आप इधर आए कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको शामिल करना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट जज है, जिसे हम लोग हैं पॉलिटिकल है, हमसे कोई मतलब नहीं, ना हम किसी पार्टी में न किसी पॉलिटिक्स में। हम जो बात सही है वो कहेंगे, और आज डंके की चोट पर कहेंगे। जो बात गलत लगती है गलत कहेंगे, और जो बात सही है सही कहेंगे। ये बात 101% गलत है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और जबरदस्ती करके आप अपनी मनमानी कराना चाह रहे हैं, और आपको चूंकि पावर है इसलिए उस पावर का मिसयूज करना चाह रहे हैं आप। लेकिन सर अभी तक जब मैं 60 साल के उस प्रोसेस की बात कर रही हूं, 1963 से लेकर आज तक सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजेआई शामिल रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जितने भी सीबीआई डायरेक्टर हैं, क्या वो आउट ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर देखे गए? भाई क्या वो सरकारी नियंत्रण से बाहर रहे क्या? रंजीत सिन्हा अगर बाकायदा कोल स्कैम की फाइलों को तैयार करते वक्त कोल मिनिस्ट्री को दिखा रहे थे, तो फ्री एंड फेयर तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, ऐसा मान लिया जाए? नहीं, फ्री एंड फेयर, वो फ्री एंड फेयर की बात जहां तक है वो तो सब्सिक्वेंट बात है। एक बात ये, कम से कम आप पैनल तो सही रखे, आप उसमें कम से कम एक जिम्मेदारी रखे। एक टीएन सेशन भी था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक राजीव कुमार भी है। आप दोनों के में आप देख लीजिए कितना फर्क है, दोनों के स्टैंडिंग में, दोनों के अंडरस्टैंडिंग में, दोनों के वर्किंग में कितना फर्क है। वो आदमी दिखाता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और ये छुपा करके काम, ये पीछे से मारते हैं, ये पीछे से छुरा भोंकने चक्कर में रहते हैं। आपने 6 महीने के अंदर 5 लाख इनरोल कर दिया आदमी, और 10 साल के अंदर 5 लाख पूरे हुए। इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी। या आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इतने बड़े पद पे हैं, तो आप उसका जस्टिफिकेशन आपको पूरी तरफ करना चाहिए। ठीक है, अब संजय चड्ढा, क्या ऐसे वक्त में जब बहुत सारे सवाल उठ रहे हो तब ज्यादा सतर्क, ज्यादा अलर्ट और ज्यादा निष्पक्ष होते दिखने की जरूरत बढ़ जाती है क्या संजय जी? बहुत संक्षेप में। प्रोप्राइटरी यही कहती, मेरा मानना ऐसा, प्रोप्राइटरी यही कहती है। और कई बार जबकि सरकार के चाहे मन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है, एप्लीकेशंस मंगाई जाती हैं इंटरनली, और उन एप्लीकेशंस का रिव्यू होता है, उसके मेरिट्स एक कमेटी से पहले भी सब कमेटी होती है जो उस पर निर्णय करके उनको देती है कि ये 5-7 नाम है, फाइनली ये वो तो खैर लॉ मिनिस्ट्री देती है ना सर, वो तो लॉ मिनिस्ट्री देती है, बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री। हाँ, कह लीजिए। हम जी, तो प्रोप्राइटरी डिमांड्स, प्रोप्राइटरी डिमांड्स आरके सिंह, ये होता हुआ दिखेगा या फिर हम और इरोजन देखेंगे आगे आने वाले वक्त में? और ये इंडिकेशन मिल गया एक रेड फ्लैग सीबीआई डायरेक्टर को लेकर भी। नहीं, उसके पहले मैं सुकेश जी की उस बात को ना बता देना चाहता हूँ। जब ये कह रहे थे कि एक्चुअली ये मैटर 2 फरवरी को लगा था, बाद में 17 फरवरी को होगा, फिर 19 फरवरी को हो गया। इन द मीन वाइल ये सीईसी साहब रिटायर कर जाएंगे, और 17 तारीख को सरकार एक नई सीईसी की अपॉइंटमेंट कर देगी। लेकिन जैसे सूर्यकांत के पास जब ये मसला गया, मेंशनिंग हुई, तो उन्होंने कहा था कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट विल इनवेरिएबली फॉलो इफ समथिंग हैपेंस इन द इंटरिनम। अगर बीच में कुछ होता है और सरकार कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट भी करती है, तो वो सब्जेक्ट मैटर टू हमारे डिसीजंस पे होगा, हम बाद में उसकी वैलिडिटी को देख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लैरिटी है। अब रह गई बात, आपका प्रश्न क्या था, मेरे दिमाग से मैं ये कह रही थी, इरोजन और होता हुआ दिखेगा या हम सेंसिबल होते हुए देखेंगे 19 तारीख की इस हियरिंग के बाद? या इरोजन और होगा और सीबीआई डायरेक्टर तक मामला पहुंचेगा कि भाई यहां से भी सीजेआई को एक तरीके से? मैं बार बार कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बहुत अनकंफर्टेबल है सीजेआई के अपॉइंटमेंट के पैनल में होने से। वो गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, उनकी कंफर्ट लेवल बढ़ेगी, तो ये इरोजन देखने को बिल्कुल। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन आरके सिंह जो कह रहे हैं, और तकरीबन सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ये रास्ता जाता है अब सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पैनल तक भी? जैसे सीईसी के पैनल से सीजेआई बाहर हुए, वैसे ही सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पैनल से भी क्या सीजेआई बाहर होंगे? और क्या फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट की भूमिका दिखेगी चेक एंड बैलेंसेस के तौर पर? सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय
पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। को पावर्ड बाय क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। किया सिरोस, इवॉल्व बाय द फ्यूचर, बुक नाउ। घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। रियल स्टेट पार्टनर प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। रजनीगंधा यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ।